आज की आपकी जो सेकंड ईयर में एलएलबी में जो कक्षा होगी आईपीसी की, उस कक्षा में मैं आपको रेप का जो ऑफेंस है, जिसको हम बलात्कार का ऑफेंस कहते हैं, उस ऑफेंस को आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑफेंस क्या होता है। तो वैसे ही है जो सेक्सुअल ऑफेंस हैं, यौन अपराध हैं, उन यौन अपराधों के अंतर्गत बलात्कार का अपराध एक घातक और गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। और यह है एक जो पुरुष है, मेल है, उसकी एक विकृत मानसिकता का परिचायक भी इस अपराध को कहा जा सकता है। आजकल समाज में यह जो आजकल जो समाज कंटक हैं वो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। यह बहुत ही घृणित प्रकृति का हीनियस ऑफेंस इसको कहा जा सकता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो आईपीसी के सेक्शन 375 के अंतर्गत इसकी परिभाषा, रेप की जो परिभाषा है वो दी गई है। अब इसके अंतर्गत है कि रेप होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ, उस महिला की यदि उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तो उस महिला की सहमति से यदि उस महिला के साथ किसी प्रकार का कोई सहवास करता है, इंटरकोर्स करता है, तो वह रेप की परिभाषा के अंतर्गत ऐसा सहवास नहीं आएगा। लेकिन यदि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई उस महिला के साथ किसी प्रकार का इंटरकोर्स करता है और उस महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन 18 वर्ष से ऊपर है और वह स्वेच्छा से ऐसा सहवास उस पुरुष के साथ करती है, तो वह रेप की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसकी जो रेप की जो डेफिनेशन है सेक्शन 375 के अंतर्गत वो दे रखी है कि यदि कोई पुरुष, यानी कि कोई भी मेल पुरुष, किसी स्त्री, कोई महिला है, उस महिला की वेजाइना यानी कि उसकी योनि, उसके मुंह, माउथ, मूत्र मार्ग या एनस, जो उसकी जो गुदा है, उसमें अपना जो लिंग, जिसको हम लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है। दूसरा, किसी स्त्री के वही सेक्सुअल पार्ट हो गया, दोनों प्रकार, मूत्र मार्ग, ये में कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो उसका लिंग नहीं हो, किसी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। तीसरा है, किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है कि उस स्त्री की वही सेक्सुअल पार्ट्स के अंतर्गत किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, अपने स्वयं करता है या अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है। और चौथा इसके अंतर्गत है कि किसी स्त्री की योनि, उसकी गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या स्वयं करता है या अन्य व्यक्ति के साथ वह करवाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाएगा कि उसने रेप का जो ऑफेंस है वो किया है। लेकिन वो ऑफेंस 7 परिस्थितियों के अधीन होना चाहिए। यानी कि ये जो 4 प्रकृति के कार्य बताए थे, ये 7 जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के भीतर ये कार्य होना चाहिए। सबसे पहला है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उस स्त्री की इच्छा नहीं हो ऐसे कामों को करने की, उस स्त्री की सम्मति के बिना। तीसरा इसका है उस स्त्री की सहमति से, जब वह सहमति उसे या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति है, उसको मृत्यु या उपहति के भय में डाल करके प्राप्त की गई है। चौथा, उस स्त्री की सहमति से, जबकि पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति
नहीं है। और उसने इस कारण से वह सहमति दे दी है कि वह यह विश्वास करने का एक कारण रखती है कि वह उससे विधिपूर्वक उस व्यक्ति के साथ विवाहित है। जैसे हमने सेक्शन 496 जो पढ़ा था, कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, और 493 में मैंने पढ़ाया था कि किसी स्त्री को इस विश्वास में रख करके कि वह उसका पति है, यदि कोई इंटरकोर्स करता है तो 493 की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो पांचवा, उस स्त्री की सहमति से, जब वह सहमति चित्त विकृतता या मत्तता के कारण एक संज्ञान शून्य अवस्था के अंतर्गत जब वह अपना विवेक खो रही है या कॉन्शियसनेस अवस्था के अंतर्गत वह दे देती है, और वह कार्य जिसकी वह सहमति दे रही है उसकी प्रकृति, नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों को जानने के अंतर्गत क्या है, वो असमर्थ। छठवा है, उस स्त्री की सम्मति से या उस स्त्री की सम्मति के बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। तो 18 वर्ष से कम आयु की जो स्त्री है उसकी सहमति का यहाँ किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। और सातवां इसमें है, जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में यानी अपनी कंसेंट को बताने में, उसको कम्युनिकेट करने में वह असमर्थ है। अब इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण दे रखे हैं दो। सबसे पहला वेजाइना है, तो वेजाइना के लिए है योनि के अंतर्गत बृहद जो भगोष्ठ है वो भी सम्मिलित किया गया है। और स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत है, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति से अभिप्रेत है। जो शब्द जब स्त्री अपने शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना के द्वारा लैंगिक कृत्य में शामिल होने की कोई भी इच्छा है, वह इच्छा क्या करती है, व्यक्त करती है। लेकिन किसी स्त्री के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, फिजिकली अगर वह विरोध नहीं कर रही है, तो इस तथ्य के कारण, इस फैक्ट के कारण कि उसने फिजिकली किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने अपने इस प्रकार के लैंगिक जो क्रियाकलाप है उसके लिए अपनी सहमति दे दी है। अब इसका 2 अपवाद है। सबसे पहला अपवाद इसके अंतर्गत है, किसी चिकित्सकीय कोई प्रक्रिया है या कोई अंतःप्रवेशन है से बलात्संग गठनित नहीं होता, यानी कि मेडिकल यदि किसी प्रकार की कोई अर्जेंसी है तो वह बलात्संग का अपराध क्रिएट नहीं करती। दूसरा बात है, किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ किसी प्रकार का इंटरकोर्स करना, यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, बलात्संग नहीं है। तो पुरुष के लिए भी ये कहा गया है कि 15 वर्ष से कम आयु की यदि वह उसकी स्त्री है और उसके साथ किसी भी प्रकार का वह इंटरकोर्स करता है तो वह इंटरकोर्स भी बलात्संग की जो श्रेणी है उस बलात्संग की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और उसका दंड भी उस सेक्शन के अंतर्गत जो कि दे रखा है। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन 375। अब सेक्शन 375 के अंतर्गत और सेक्शन 376 के अंतर्गत इसका जो पनिशमेंट है रेप का, वो सेक्शन 376 के अंतर्गत दे रखा है। तो उसमें बलात्संग के लिए जो दंड है वो है, जो कोई उपधारा 2 में वर्णित जो उपबंध हैं उन उपबंधों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति का कठोर कारावास से जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी कि मिनिमम इसकी जो सजा की है प्रतिशतता है वो 7 वर्ष है, जो आजीवन कारावास तक जो की वह हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये हमारा हो गया सेक्शन 376 के अंतर्गत इसका दंड। लेकिन अब हमारी
कुछ परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का बलात्संग का जो अपराध है वह कारित करता है तो उसके लिए क्या दंड है। वो दंड आपको है जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए पुलिस परिसर की कोई सीमाएं हैं उन सीमाओं के भीतर या कोई लोक सेवक है और उसने अपनी कस्टडी के अंतर्गत जो कि है किसी स्त्री के संग पर बलात्संग करता है या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य है या जेल प्रतिपेशन गृह या अभिरक्षा के स्थान में कोई किसी प्रकार का कोई बलात्संग करेगा या किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति है वह बलात्संग करता है, स्त्री का नातेदार है, उसका संरक्षक है, अध्यापक है, उसके प्रति न्यासी प्राधिकारी में कोई नियुक्त व्यक्ति है वह उस स्त्री से बलात्संग करेगा, सांप्रदायिक या पंथीय कोई हिंसा है उसके दौरान बलात्संग होता है, किसी स्त्री से यह जानती हुई कि वह गर्भवती है बलात्संग होता है, जब स्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम है बलात्संग होता है, या उस स्त्री की सहमति से जो सहमति देने में असक्षम है बलात्संग होता है, उस स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस स्त्री पर बलात्संग होता है। मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है। बलात्संग करते समय किसी स्त्री की गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा, उसको विकलांग बनाएगा या उसको विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा या अंतिम आ गया उस स्त्री से बार बार बलात्संग करेगा। तो अब इन कैटेगरियों के अंतर्गत यदि कोई बलात्संग का अपराध क्रिएट होता है तो उस अवस्था के अंतर्गत कठोर कारावास दिया जाएगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और आजीवन कारावास से तात्पर्य शेष उसका जो प्राकृत जीवन है उस जीवन तक उसको कारावास दिया जाएगा और जुर्माने से भी उसका वह दंड दिया जाएगा। तो ये हमारे अलग कैटेगरी के अंतर्गत जो दंड हैं इसके उसके अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक केस लॉ आता है बलवंत सिंह बनाम स्टेट जो 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में यह निर्धारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि चाहे अभियोजन पक्ष बलात्संग करने वाले जो अपराधी हैं उन अपराधियों की निश्चित संख्या साबित करवाने के अंतर्गत विफल रहा है तो भी उनकी आवश्यक दोष सिद्धि की जानी चाहिए। तो ये कन्विक्शन के संदर्भ में इसमें केस था। मध्य प्रदेश बनाम स्टेट ऑफ बाला का जो केस है 2005 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है, उस केस के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया कि संतोषजनक कोई कारण नहीं है तो संतोषजनक कारण के बिना बतलाए हुए किसी बलात्संग के दंडादेश में कमी करना उचित नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे कुछ इसमें केस हैं और इसमें जो अलग अब जो कैटेगरियां हैं इसकी रेप की वो हैं सबसे पहले 376A। 376A के अंतर्गत है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। और जो कोई सेक्शन 376 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और उस अपराध के दौरान किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाता है और उस क्षति से उस स्त्री की मृत्यु पारित हो जाती है या जो विकृतशील अवस्था के अंतर्गत हो जाती है तो वह कठोर कारावास से जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और मृत्यु दंड से भी उसको दंडनीय किया जाएगा। तो ये जो हमारी धारा है ये 376A ये धारा इसमें संशोधन किया गया था दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा जो 3 फरवरी 2013 से इसको प्रभावशाली किया गया है। और 376B के अंतर्गत है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान अर्थात न्यायालय ने जब उनको आपस में एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है और उसके दौरान यदि कोई इंटरकोर्स करता है यानी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की डिग्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है
उस महिला की सम्मति के बिना मैथुन करता है तो दोनों में से किसी भौतिक कारावास से जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तीसरी स्थिति के अंतर्गत है प्राधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन। तो इसमें है जो प्राधिकार की स्थिति में रखते हुए या वैश्वासिक संबंधों में फिड्यूसरी रिलेशंस अगर उनके बीच में हैं, या कोई लोक सेवक है या अभिरक्षा के अंतर्गत कोई व्यक्ति है और अस्पताल का प्रबंधक है, तो अगर और उस प्रबंधन की स्थिति की अभिरक्षा के अंतर्गत ऐसी महिला या ऐसी स्त्री है और किसी प्रकार का कोई रेप होता है तो वह कठोर कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। अब इसमें एक सामूहिक बलात्संग का सेक्शन है 376 घ कि जहां एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह गठित करके अपने सामान्य आशय के अग्रसर उन्मुख बलात्संग किया जाता है तो वह सामूहिक बलात्संग माना जाएगा। और जो कठोर कारावास है उस कठोर कारावास से वह दंडनीय होगा जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और उसमें जुर्माना भी दंडनीय हो जुर्माना भी उसमें लगेगा। अब आता है जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय जो खर्चे हैं उन चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा और वह युक्तियुक्त होगा। लेकिन इसकी जो बात है वो है कि इस धारा के अधीन अधिरूपित कोई जुर्माना है वह पीड़िता को ही संयुक्त किया जाएगा, अर्थात पीड़िता के अलावा किसी को भी वह नहीं दिया जाएगा। और इसका 376 जो ई है ऋण है उसके अंतर्गत है पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। तो इसके अंतर्गत है कि जो व्यक्ति धारा 376 या 376 ए या 376 घ के अधीन दंडनीय अपराध है उस अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया जा चुका है और वापस से अगर उसको दंडित किया जाता है तो वह आजीवन कारावास से जो प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा या मृत्युदंड से उसको दंडनीय किया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा 376 घ तक जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे की जो आपकी कक्षा है उस आगे की मैं कक्षा में आपको सेक्शन 377 और सेक्शन 376 में कुछ आपकी जो डाउट्स हैं या फिर आपकी और कुछ है उसको मैं क्लियर करूँगा। तो आज की कक्षा के लिए हमने केवल एक रेप का ऑफेंस पढ़ा जो सेक्शन 376 में जिसका पनिशमेंट है 376 ए बी सी और डी और ई में अलग से इसका प्रावधान विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों के संदर्भों में लागू हैं और सेक्शन 375 के अंतर्गत इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है। आगे की कक्षा में मैं आपको सेक्शन 377 पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।